हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हैं और आप जो है सीरियसली जो है एनडीए को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो भाई देखो आपने जो है बिल्कुल सही वीडियो को सिलेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेन स्ट्रैटेजीज होंगी, कैसे जो है मैं अपने मतलब आप जो है ये जो आपके लास्ट के 3 मंथ्स है कैसे आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो और अपने एनडीए के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो सबसे पहले बात कर ले अगर हम एनडीए के एग्ज़ाम की, तो देखो इसमें क्या होता है, एक तो इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ जो है इसमें क्या होगा, एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। ठीक है, इसमें जो है एक आपका एसएसबी का इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, तो तभी क्या होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो मानो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब देखो अब एक बात समझते हैं एग्जाम के पैटर्न। रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या था, रिटन एग्जाम का पैटर्न ये है आपका कि जो आपका पेपर 1 है उसमें आती है आपकी मैथ्स। ठीक है, उसमें मैथ्स आएगी, उसके आएंगे 120 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 300 मार्क्स का वो आपका एग्जाम होगा, पेपर 1 जो है आपका। ठीक है, पेपर 2 की बात करें वहीं आपका जीएटी होता है, उसमें जो है आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे और वो भी कितने, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 600 मार्क्स का होता है। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं इस जीएटी के अंदर। इसमें आपकी इंग्लिश होती है 200 मार्क्स की, उसके बाद आपका साइंस होता है 200 मार्क्स का, और थर्ड आता है इसमें आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं वो जीके जो होती है आपकी 200 मार्क्स की वो होती है। ठीक है, अब देखो अब जो है 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो गया। उसके बाद जो एसएसबी का जो इंटरव्यू है, जो ये आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये होता है आपके 900 मार्क्स का आपका ये होता है। तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए इस एग्जाम के, टोटल मार्क्स आपके हो गए हैं 1800। ठीक है, तो टोटल एग्जाम आपका कितने मार्क्स का हो गया, 1800 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, तो अब देखो अब जो है इसका अगर हम एक एनडीए के स्कोर एनालिसिस अगर हम करें कि क्या इसकी जो है मेन स्कोर जो है क्या मतलब आपका टॉप स्कोर होगा, कितने मार्क्स जो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कितना जो है मतलब ये कह सकते हैं कि कौन कितने में आप मेरिट स्कोर होगा आपका, कितना जो है आपका मतलब सेफ स्कोर होगा, तो वो बात डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करें जो आपका रिटन एग्जाम होगा तो उसमें जो है देखो आपका 900 मार्क्स का है। तो अगर आप एक सेफ स्कोर अचीव करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसमें आपको 380 प्लस लाने पड़ेंगे। मतलब 900 में से अगर आपके 380 प्लस आते हैं तो मतलब क्या है कि आप जो है एक सेफ स्कोर अचीव करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो उसमें जो है आपको जो आपके 370 प्लस होंगे तो वो जो है एक आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मेरिट स्कोर की, भाई इसने तो एग्ज़ाम सही क्रैक कर दिया है, मतलब भाई मेरिट में इसका नंबर आ गया है, वो वाला जो मतलब यहाँ पे सिचुएशन है। तो देखो एनडीए में अगर आपके आ गए हैं 430 प्लस, जो आपका रिटन एग्जाम है उसमें अगर आपके 430 प्लस आ गए हैं तो भाई आपका मेरिट स्कोर हो जाएगा ये। और वहीं अगर रिटन की बात करें तो अगर आपके 400 प्लस आ गए हैं रिटन में तो भाई वो एक आपका अच्छा मेरिट स्कोर है। लेकिन वही आपका टॉपर स्कोर है ना, वहीं एकदम भाई टॉप मोस्ट लेवल वाला जो एकदम आपका टॉप स्कोर जो है वो कितना होगा, अगर आपने जो है रिटन एग्जाम में 550 प्लस लिया हैं, आप 900 में से 550 प्लस लिया हैं, और वहीं अगर रिटन की बात करें तो 480 प्लस भी अगर आपका रिटन में आ जाता है, सॉरी आपका जो इंटरव्यू में अगर आपके 480 प्लस भी आ जाते हैं तो वो क्या माना जाएगा, एक आपका टॉप स्कोर माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये आपको जो एनडीए की स्कोर है एनालिसिस है वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई कितने मार्क्स अचीव करने पे मैं कितना सेफ हूँ, कितना जो है मुझे टॉप मोस्ट रैंक जो है कितने मार्क्स मतलब अचीव करूँ कि मुझे टॉप मोस्ट रैंक्स मिल सके। ठीक है, अब देखो एक और बात समझते हैं। अब जो है अगर हम बात करें कि इसमें जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सारे, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उनका कितना वेटेज है, मतलब है ना उनके जो है मतलब मार्क्स की अगर हम एनालिसिस बात करें कि उसमें कितने क्वेश्चंस जो है मेनली इसके जो आपके रिटन एग्जाम होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपके मेजोरिटी सब्जेक्ट्स क्या है इसके अंदर, देखो सबसे मैथ्स तो है आपका, इसमें मेजोरिटी सब्जेक्ट है मैथ्स तो है ना। अब देखो इसके जो है कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके आते हैं आपके 120 आते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ्स जो है आपका अकेला 300 मार्क्स का आपका मैथ्स है। ठीक है, और उसमें जो है आपके क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं 120। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करें फिजिक्स की तो देखो फिजिक्स में जो है 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
केमिस्ट्री की बात करें, वहीं 12 का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12 तक जो है आपके होते हैं। अब देखो ये जो मैं आपको यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस का जो नंबर बता रही हूँ, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कि मैम आपने तो बिल्कुल एक्यूरेट बताया था कि भाई 15 क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल 10 आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें जो इनका नंबर जो है मतलब ईयर वाइज ईयर जो है मतलब ये थोड़ा एनालिसिस जो है थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। वहीं बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो है आपके 12 क्वेश्चन। जनरल साइंस की बात करें अगर आपकी, तो उसमें आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं बात करें हिस्ट्री एंड पॉलिटी की, तो वो जो है आपके 16 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। वहीं बात करें अगर हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपके 16 क्वेश्चंस वही सेम। एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो भाई करंट अफेयर्स में आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या है आपका पूरा सब्जेक्ट वेटेज है कि मतलब कितने क्वेश्चन जो है किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको सब्जेक्ट का ही आइडिया होना चाहिए, कि ये नहीं कि प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है लेकिन अभी सब्जेक्ट का पता ही नहीं है कि भाई सब्जेक्ट पढ़ना पहले कौन सा है, कौन किस क्या जो है मतलब मेजर पोर्शन जो है किसका मतलब मेन कवर हो रहा है, कि कौन जो है मेजर, हमें जो मेजर सब्जेक्ट कौन सा है वो पहले पढ़ना है, या हमें जो बाद की जो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो पहले पढ़ना है। तो भाई ये प्रॉपर एक एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने मार्क्स का जो है मतलब कितने जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं किस सब्जेक्ट के, और तो मतलब उसमें जो है आपके मार्क्स जो है किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। तो ये जो है सबसे पहले आपको क्लियर ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक और बात करते हैं, 1 सेकेंड। हाँ तो देखो एक बात, पहले मैं एक बात बताती हूँ। ये जो था आपकी जो एनडीए की सब्जेक्ट एनालिसिस है, अब देखो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि हम तो क्या है, हम तो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, हम मतलब कैसे मैथ्स को कवर कर पाएंगे, या हम कैसे जो है इंग्लिश को मतलब, या कोई हिंदी मीडियम वाला है वो ये सोच रहा होगा कि भाई कैसे हम इंग्लिश को कवर कर पाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे कोई जो पीसीबी वाला स्टूडेंट है उसके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैम बायो वाला जो है कैसे एक मैथ्स के पोर्शन को कवर कर पाएगा, जो एक मेजर पोर्शन है इस एग्जाम का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपकी प्रायोरिटी में आपको बताऊं कि इसके अंदर जो आप प्रायोरिटाइज क्या क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। देखो जैसे फुलेट से सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई पीसीएम का स्टूडेंट है ना, जैसे कोई पीसीएम का स्टूडेंट है, तो देखो पीसीएम वाला स्टूडेंट जो है क्या पढ़ता है अपने 12th में, क्या मेन जो क्लास में उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथ्स होती है, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं उसके, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथ्स होती है। तो भाई ये वाले सब्जेक्ट्स तो इजीली कवर कर लेगा पीसीएम वाला। साथ में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश को भी वो इजीली कवर कर लेगा, ठीक है। अब बस साथ के साथ इनको प्रायोरिटाइज करते करते साथ के साथ जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है उनको भी प्रायोरिटाइज कर लेना है। करंट अफेयर्स पे देखो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। वही जो डेली बेसिस वाली जो आपकी डेली बेसिस वाले जो इवेंट्स होते हैं वहीं से जो है मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो है कि आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, किसी भी पीसीएम स्टूडेंट के ये वाले सब्जेक्ट जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो और सब्जेक्ट्स बचते हैं उनको जो आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो, ठीक है। तो इससे भी क्या है, इतना भी आप एक सेफ स्कोर जो है अचीव कर सकते हो, ठीक है। वहीं जैसे अगर हम बात करें किसी पीसीबी स्टूडेंट की, पीसीबी वाला जो होगा फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स को इजीली कवर कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री जो है उसको वो इजीली कवर कर पाएगा। उसके बाद बायो है, जैसे जनरल साइंस है इधर, है ना, बायो जो है मतलब इधर जनरल साइंस है, उसको वो इजीली कवर कर पाएगा, जो इसमें टॉपिक्स मेनली आ रहे हैं उसको इजीली कर सकता है। उसके बाद इंग्लिश है, उसको वो इजीली कवर कर सकता है। लेकिन अब बची बात किसकी, मैथ्स की और करंट अफेयर्स की। देखो भाई करंट अफेयर्स तो उसको पढ़ने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, वो तो उसको रोज़ पता होना चाहिए क्या क्या इवेंट्स मेनली चल रहे हैं। तो देखो भाई उसको करंट अफेयर्स तो उसको करने पड़ेंगे, रोज़ जो है क्या चल रहा है उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स। और अब बचा क्या, एक मेजर पोर्शन तो बच गया ना, जो इस एग्ज़ाम का मेन मेजर पोर्शन है, मैथ्स जो है वो बच गई। तो भाई मैथ्स को नहीं छोड़ सकते हो। पीसीबी वाले के लिए मैथ्स तो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, तभी तो उसने बायो ली है क्योंकि उसको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है। तो भाई देखो मैथ्स तो उसको पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगी मैथ्स को वो कैसे कवर कर सकता है, ठीक है। मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। उसके बाद जो और बचे सब्जेक्ट्स हैं वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी पे बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये इतने सब्जेक्ट्स जो है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, ठीक है। वहीं देखो अगर हम बात करें किसी ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट की, है ना, किसी ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करें,
तो देखो जो ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट है, क्या मेनली उसको पढ़ाया जाता है, वो क्या मेन पढ़ सकता है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, इसको वो मेनली पढ़ सकता है इजीली। हिस्ट्री हो गया और आपका पॉलिटी हो गया, इनको इजीली पढ़ पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो करंट अफेयर्स को वो कर पाएगा फिर भी इजीली, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब क्या बचा, अब यहाँ पे मेन बचा है मैथ्स और इंग्लिश, दोनों को नहीं छोड़ सकता है, दोनों जो है यहाँ पे मेजर पोर्शन है, वो 200 मार्क्स का पूछा जा रहा है, मैथ्स यहाँ पे 300 मार्क्स की पूछी जाती है, 500 मार्क्स का तो इन्हीं का ही वेटेज है, तो भाई इनको नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई मैथ्स को भी नहीं छोड़ सकता और इधर जो है इंग्लिश को भी नहीं छोड़ सकता। तो ये सब्जेक्ट्स भी क्या होंगे, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, है ना, उसके फर्स्ट प्रायोरिटी पर होने चाहिए, और बचे हुए सब्जेक्ट्स वो सेकंड प्रायोरिटी पे बेशक रख सकता है। अब देखो दिक्कत आएगी, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जैसे उसको मेनली इंग्लिश में दिक्कत आएगी, ठीक है, कि इंग्लिश कैसे कवर करेगा वो। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है वो मेनली हमें दिख रही है मैथ्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर, ठीक है, कि मैथ्स और इंग्लिश में जो सभी स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और इंग्लिश को इतना इजीली कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो कोई हिंदी मीडियम वाला है वो इंग्लिश को इतना कवर नहीं कर पाएगा, या कोई आर्ट्स वाला है वो मैथ्स को इतना इजीली कवर नहीं कर पाएगा, या कोई जैसे आर्ट्स वाला भी है वो बेशक जो है वो उसके पास जो मैथ्स भी नहीं है ना, तो कैसे मतलब कवर कर पाएगा। तो मेनली जो है यहाँ पे मेन हमें दिक्कत जो फेस हो रही है, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम हमें दिख रही है वो मैथ्स में और इंग्लिश में दिख रही है। तो भाई देखो मैं मैथ्स और इंग्लिश में आपको बताती हूँ, मैथ्स और इंग्लिश में आपको क्या है, मैथ्स और इंग्लिश को आपको पूरी जो है डिटेल नहीं पढ़नी है, कि भाई जिसने जो है मतलब मैथ्स को जो है 10th के बाद हाथ नहीं लगाया है, उसके बाद मैथ्स को उसने पढ़ा ही नहीं है, तो भाई कैसे उससे जो है कोई मतलब कैसे जो है ये सोच सकता है कि भाई वो मैथ्स में सॉरी 300 मार्क्स ला सकता है, ठीक है। तो भाई उसको जो है अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही जो क्या करना है, अगर कोई मैथ्स का नहीं है तो देखो उसको क्या करना, अगर उसको एक सेफ स्कोर चाहिए, सेफ स्कोर की भाई ये मेरा सेफ स्कोर है, यहाँ मेरी पॉसिबिलिटी पूरी है यहाँ पे अपने एग्जाम को क्रैक करने की, ठीक है। तो अगर उसने 40 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं तो वो एक सेफ स्कोर जो अचीव कर सकता है, क्योंकि अगर मैथ्स में 40 ला रहा है लेकिन दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उसमें उसने अच्छे से कर लिया है, तो यहाँ पे ये जो उसका एक सेफ स्कोर जो है मेंटेन हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें, है ना, वहीं अगर इंग्लिश की बात करें, अगर उसने 15 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लिए हैं, 15 क्वेश्चंस भी सही कर दिए हैं, तो ये मालूम तो उसका एक सेफ स्कोर जो है वो ला सकता है, ठीक है। वहीं अगर प्रॉपर एक मेरिट स्कोर की बात करें तो मेरिट स्कोर में अगर उसने 65 प्लस कर दिए हैं, 65 प्लस क्वेश्चन जिसने सही कर दिए तो वो एक इसका मेरिट स्कोर है, और 30 प्लस कर दिए हैं तो भाई इंग्लिश में अगर तो उसका एक मेरिट स्कोर हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें बिल्कुल टॉपर स्कोर की कि भाई रैंक चाहिए अपन, है ना, ये वाली जो मतलब बातें होती हैं स्टूडेंट्स की कि भाई मुझे तो रैंक चाहिए प्रॉपर, मुझे नहीं मतलब मैं तो ढंग से पढ़ के मानूंगा, हर सब्जेक्ट को अच्छे से क्वालिफाई करूंगा। तो भाई अगर प्रॉपर जो है मेरिट वाला जो है ना, प्रॉपर टॉपर वाला जो स्कोर लाना है, तो देखो उसके लिए जो है मैथ्स जो है आपका 85 प्लस मैथ्स जो है वो आपकी चल जाएगी, 85 प्लस कर दिए तो भाई वो तो टॉपर स्कोर ही है। इंग्लिश की बात करें अगर आपने 40 प्लस जो कर दिए हैं क्वेश्चन तो वो आपका टॉपर स्कोर, ठीक है। तो मेन मेरे कहने का यहाँ पे समझाने का मेन मतलब ये है कि अगर कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स जिसने नहीं पढ़ी है या उसको मैथ्स जो है काफ़ी मतलब पहले पढ़ी है, अब जो है उसके स्ट्रीम में मैथ्स नहीं है, तो उसका एक सेफ स्कोर जो अगर वो 40 क्वेश्चंस भी कर लेता है तो उसका एक सेफ स्कोर जो अटेन हो सकता है। वही इंग्लिश की बात कर लें, अगर कोई हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है उसने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, तो अगर उसने 15 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लिए हैं तो भाई उसका वो सेफ स्कोर हो सकता है साइड बाय साइड, अगर उसने दूसरे क्वेश्चंस पे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पे उसने अच्छी जो है अपनी कमांड बना ली है या उसने अच्छा जो है उसमें स्कोर कर लिया है, ठीक है। तो उसका सेफ स्कोर आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो एक बात समझते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब बहुत से स्टूडेंट का ये होता है कि भाई मेरा तो रिटन एग्जाम क्लियर हो जाए, बाद में इंटरव्यू तो होता रहता है, मेरा बस रिटन एग्जाम क्लियर हो जाए कि भाई देखो तुम्हारा भाई तो झंडे गाड़ देगा, रिटन एग्जाम क्लियर होती तो भाई ये मान लो मैं तो बन गया, मैं तो एक ऑफिसर बन गया हूँ, ठीक है। तो भाई इस गलत फहमी मत रहो, ये जो है आपका एक जो है मिस कंसेप्शन जो है ये आप जो आपकी इतनी गलत फहमी में जो हो आप, है ना, कि भाई रिटन एग्जाम निकल जाए तो झंडे गाड़ देंगे, तो ये वाला जो है ये थ्योरी, इस थ्योरी पे मत चलो। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि भाई एनडीए जो होता है रिटर्न के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न के साथ साथ आपको जो इंटरव्यू है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। बहुत से मैंने स्टूडेंट्स का ऐसा भी देखा है कि उनके रिटर्न में जो है इतना अच्छा इतना टॉप स्कोर उन्होंने किया है, लेकिन जो इंटरव्यू उसमें बिल्कुल ख़राब इंटरव्यू गया है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि देखो उनके रिटर्न एग्जाम के कितने मार्क्स थे,
स्टार्टिंग मैंने बताया 900 मार्क्स का रिटर्न है और जो इंटरव्यू है वो भी 900 मार्क्स का है, तो दोनों की इक्वल वेटेज है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि भाई रिटर्न अगर आप क्लियर कर दोगे तो रिटर्न क्लियर करने से आप जो है क्वालिफाई हो जाओगे या आपको जो है मतलब वो पोस्ट मिल सकते हैं जिसके आप ड्रीम कर रहे हो, है ना। जो एक ऑफिसर बनने का जो आपका ड्रीम है उसको कैसे अचीव कर सकते हो, सिर्फ रिटर्न एग्जाम को क्लियर करके। तो भाई इस गलत फहमी को, सबसे पहले तो इस गलत फहमी को निकाल दो, ठीक है, कि भाई रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है बस मुझे। तो मेन फोकस क्या करे जा रहे हैं सब स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऐसे कि बस उनका मेन फोकस होता है कि रिटर्न एग्जाम क्लियर करना है बस, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक सीरियस जो है डिफेंस एस्पिरेंट हैं, सीरियस जो है आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, डे वन से ही आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है साइड बाय साइड करनी पड़ेगी। जैसे मतलब क्या होगा कि अगर तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो तभी तो आपकी जो एकदम से डेवलप हो पाएगी ना। अगर आप जो क्या है साइड बाय साइड जब आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी आप साइड बाय साइड जो उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो, कि मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली भी, कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं आपकी, है ना, पर्सनैलिटी किस टाइप से है। तो मतलब ये सब भी जो है आपको अपनी हैबिट्स में लानी पड़ेंगी जब से आप रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई रिटर्न क्लियर हो गया अब चलो अब चलते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने। तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो आप इतनी जो है मतलब इतने ईजिली नहीं कर पाओगे, उसको जो है आपको प्रॉपर एक हैबिट्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखो हम बात करते हैं कि क्या वो मेन हैबिट्स होनी चाहिए किसी भी एक डिफेंस एस्पिरेंट की, क्या वो मेन हैबिट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मेन हैबिट्स क्या होनी चाहिए, सबसे पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है सभी को, ठीक है। अगर आप जो है भाई अगर आपका ड्रीम है कोई भी ऑफिसर बनने का, तो आपको क्या करना है, अपनी फिजिकल फिटनेस पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल लेज़ी हो रहे हो, सिर्फ बस पढ़े जा रहे हो, मेनली जो आपकी बॉडी है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है ना, या फिजिकल एक्सरसाइज में इतना आपका ध्यान ही नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो भाई वो भी जो है यहाँ पे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका, अगर जो है आपने इन सब चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। सारी मेहनत जो है आपकी वो बर्बाद हो सकती है अगर आपने ये जो आपकी हैबिट जो है मेनली, अगर आपने इन हैबिट्स को जो है अपनी जो है मतलब मेनली हम ये कह सकते हैं कि हैबिट जो अगर आपने डेवलप नहीं करी हैं, ठीक है, तो आपको ये मान लेना है कि अगर आप रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी टाइम से आपने आपको एक ऑफिसर वाला फीलिंग जो है आपको आनी चाहिए कि भाई मैं जो है ये ऑफिसर मुझे बनना है। तो मतलब वो फील जो आपको एकदम तभी से ही आना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए जो अपने रूम में कोई भी मतलब जो कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो है कोई फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है, या अपने जो मोबाइल का वॉलपेपर होता है उसमें कोई मतलब इस टाइप की आप फोटो वॉलपेपर लगा सकते हो, ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे आप बार बार जो है मोटिवेट होते रहो, ठीक है। तो क्या मेन हैबिट्स होनी चाहिए, मेंटेन फिजिकल फिटनेस, ठीक है, प्रॉपर ध्यान देना है उस चीज़ पे। उसके बाद डेवलपिंग मेंटल टफनेस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना सेंसिटिव है, किसी ने कुछ कह दिया तो भाई हो गया बस मेरा तो हो गया, ये नहीं करना है। अपनी जो है मेंटल टफनेस जो है वो भी मेंटेन करनी है। ये आपको ही पता है कि ट्रेनिंग जो होती है एनडीए की कितनी ज़्यादा टफ होती है उसकी ट्रेनिंग, तो उसके लिए आपको फिजिकली भी जो है स्ट्रॉन्ग बनना है और आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है ना, अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। उसी की वजह से देखो आपको पता है कि जो भी कोई सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो जो है मतलब सक्सेस को इजीली अचीव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उस पर आपको ध्यान देना है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको ध्यान देना है कि किस टाइप से आप अपनी पर्सनैलिटी में जो किस टाइप से मतलब इम्प्रूव कर सकते हो, कि है ना, मतलब आप बात करने का आपका प्रॉपर तरीका है ना, तो मतलब इस टाइप से क्या करना है कि आपको प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है कि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आप जो है मतलब एकदम से इतने हाइपर नहीं हो जाओ या आप इतने जो है ना सेंसिटिव नहीं हो पाओ उस टाइम पे, है ना। मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है डिफेंस एस्पिरेंट बन के जाना है उधर, है ना, प्रॉपर जो है मतलब प्रिपरेशन के साथ आपको जाना है कि कोई कुछ भी पूछ ले मतलब बिल्कुल ईजिली जो है बिल्कुल कामली जो है आपको जो है अपना आंसर करना है ना, ठीक है। उसके बाद सेट करने हैं एकदम क्लियर गोल कि भाई अगर डिफेंस में जाना है तो डिफेंस में जाना है, ऐसे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि किसी ने एनडीए बता दिया, किसी ने बायो वालों के लिए नीट बता दिया, किसी ने जेई बता दिया, ऐसा नहीं। एकदम माइंड जो है बिल्कुल जो है आपको माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होने देना है, सिर्फ जो है क्लियर गोल होना चाहिए कि भाई ऑफिसर मतलब ऑफिसर बनना है तो भाई मुझे तो ऑफिसर ही बनना है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। हैबिट्स जो है डिफेंस एस्पिरेंट की, ये सब हैबिट्स आपको मेनली डेवलप करनी है, ठीक है। अब देखो ये सब बातें तो हो गई हैं, अब जो है मेन जो है आपकी इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो हम ये बात कर रहे थे कि प्रॉपर जो है स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे। इतना सारा जो सिलेबस है
उसके जो है मतलब कैसे जो सिलेबस को इस 3 मंथ्स में जो है कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। तो मतलब उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको जो है मतलब कुछ भी नहीं पता अभी एनडीए के बारे में, मैं उनके लिए बता रही हूँ। सबसे पहले कुछ मत करो, जिसके PYQs हैं उनको एक बार एनालाइज कर लो। ठीक है, उससे क्या है आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टफ है, ईजी है, आपको मतलब ज़्यादा ही टफ लग रहे हैं, तो उस टाइप से क्या है सबसे पहले एनालाइज करो आप PYQs को। ठीक है, उसके बाद सिलेबस है, पूरा सिलेबस एक बार चेक कर लो, क्या क्या मेन सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर सिलेबस है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज करो। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे जो आपको अपनी प्रायोरिटी पर रखनी है पहले चीज़ें, फिर बाद वाली चीज़ों को आपको बाद में जो है उनको देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे क्या करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मेनली जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, उसके बाद ये भी कर लिया, सिलेबस भी देख लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज भी कर लिया है। अब क्या करना है, अब जो है एक प्रॉपर क्रिएट करना है कि स्टडी प्लान। ठीक है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है अपने आसपास कि भाई अब मुझे अच्छे से फोकस से पढ़ना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो भाई एग्ज़ाम क्लियर करना है बस, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक इस टाइप का इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप इजीली पढ़ पाओ। ऐसा नहीं है कि कहीं पे साइड में कहीं जो है आपका म्यूज़िक चल रहा है या कहीं पे जो है मतलब पूरा शोर शराबा हो रहा है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में जो है आप पढ़ ही नहीं पाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो इसलिए जो एक ऐसा रूम या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट आपको देखना है कि जहाँ पर आप बिल्कुल जो है ईजिली पढ़ पाओ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव स्टडी मटेरियल को यूज़ करना है ना। कोई भी मुंह उठा के कोई भी बुक जो है आपको नहीं वो कर लेनी है, परचेज कर लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करते हुए जो है क्या करना है, आपको मेनली जो आपको देखना है कि भाई कौन सी बुक जो है यहाँ पे मेन जो है कौन सी बुक है, कि कौन सी बुक से जो है यहाँ पे मेजर पोर्शंस कवर हो रहे हैं, कौन सी बुक से जो है सबसे ज़्यादा रेटिंग है कौन सी बुक के। तो ये सब जो है आपको क्या करना है यहाँ पे, ये सब भी जो है आपको जो है ये क्या है इफेक्टिव स्टडी मटेरियल को यूज़ करना है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी बुक को नहीं उठाना है कि बस किसने कुछ बता दिया, किसने कुछ बता दिया। मेनली जो इफेक्टिव स्टडी मटेरियल है कि जिससे आपको ये लगता है कि भाई इस वाली बुक में क्या है, सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो सब इजीली कवर हो जाएंगे और मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है मतलब मेरा 100% सिलेबस जो है इन बुक्स से कवर हो जाएगा। वही बुक्स को जो आपको मेनली परचेज करना है उनको ही प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जैसे आप जो है माइंड मैप से जो उनको इजीली जो है याद कर सकते हो। अब देखो आपको ये पता है कि रिवीजन जो है इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करोगे तो देखो जो आपके प्रॉपर नोट्स होते हैं उनको बार बार जो है उन नोट्स को क्या है कि बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जिसमें आप माइंड मैप्स की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से उसको ईजिली जो है समझ सकते हो। तो आप जो है अपनी जो है प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, माइंड मैप्स का यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो और फ्लो चार्ट तक का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स आपके इजीली क्लियर हो जाए। पूरा थ्योरेटिकली मतलब पूरा थ्योरी को लिखने के मतलब पूरे थ्योरी को मत लिखो, उससे अच्छा ये है कि इस टाइप में फ्लो चार्ट में शॉर्ट में उन चीज़ों को जो है ईजिली जो है मतलब आप इजीली जो उनको आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या ये मेन कॉन्सेप्ट था, क्या इसके अंदर मेन जो है मतलब पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है रिवीजन पे। ठीक है, रिवीजन पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे तो उससे ये मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन जो है उतनी ज़्यादा बूस्टअप होती है, उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने इतनी बार रिवाइज कर लिया, ये बार सारे टॉपिक्स तो मेरे क्लियर हैं। ठीक है, तो इस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको जो है इन रिवीजन पे फोकस करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी प्रैक्टिस पेपर्स। सिलेबस के साथ साथ जो है जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो साथ के साथ जो उनके मॉक टेस्ट भी दो और साथ में जो उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करो। टॉपिक्स पढ़ रहे हो हैंड टू हैंड उनके क्वेश्चन जो है उनको क्वेश्चन जो है हैंड टू हैंड उनके क्वेश्चन भी आप कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब अच्छे से जो क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप जो इजीली समझ भी पाओगे कि भाई मेरे क्या मतलब क्या मेरे जो मेजर पोर्शन मेरा रह रहा है अभी या क्या मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, तो वो जो आप क्लियर जो है आपको डाटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेंटेन करना है एक हेल्दी रूटीन। सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ने को बोल दिया तो भाई पढ़ते ही जा रहे हैं, एक हेल्दी रूटीन को भी मेंटेन करना है। प्रॉपर जो है एक हेल्दी फूड खाना है। ठीक है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और जो है एक्सरसाइज पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। चाहे अगर आप 30 मिनट्स या 1 आवर जितना भी आप कर पाते हो तो मतलब इतनी एक्सरसाइज तो आपको जरूर करनी है। ठीक है, उसके बाद
डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। अगर देखो, अगर आप सीरियसली जो है सीरियस नोट पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शंस को, है ना। जैसे कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूजेज हो गया है ना, या फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग ज़्यादा हो गया। तो देखो ये मतलब ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही बैन कर देना है। ये मान लीजिए आप जितना ही मतलब थोड़े बहुत टाइम के लिए सब चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इतना नहीं है कि मतलब इन्हीं में ही लगे पड़े हो, और जो सर आपका टाइम है वो टाइम जो आपका निकलता जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो देखना सक्सेस जो है आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब है ना कि भाई ये वाले मेरे तो ये सब्जेक्ट्स ही क्लियर नहीं हो रहे हैं, मैं मतलब एकदम से जो है आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है। पॉजिटिव रहो, प्रिपरेशन करते रहो, और क्या होगा आपको देखना सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। पॉजिटिव रहना है और काम रहना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सारी स्ट्रैटेजीज बतानी है, अब आप पे है कि आपको जो है मतलब इनको किस टाइप से फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या करना है आपको, जो भी मैंने आपको पूरा जो है मतलब ये आपका देखो रूटीन भी बता दिया है, कैसे जो है सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो देखो इंटरव्यू पे भी फोकस करना है आपको, रिटर्न पे भी फोकस करना है, दोनों पे फोकस करना है। रिटर्न अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो साइड बाय साइड जो है इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो अब जो है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, सिर्फ आपके पास 3 मंथ्स बच रहे हैं, ठीक है। NDA 2 में सिर्फ आपके पास 3 मंथ्स हैं, तो अब आप जो है 3 मंथ्स में जो है एकदम बढ़िया वाली मेहनत करके दिखानी है। अगर आप सीरियस नोट पे प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस नोट पे अगर आपका एक ड्रीम है कि भाई मुझे जो है एक डिफेंस ऑफिसर बनना है, तो भाई देखो अभी से ही आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। 3 मंथ्स बच रहे हैं, अभी से ही प्रिपरेशन करोगे तो देखना आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे जिनके 2 मंथ्स में भी उनके सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। मेन ये है कि आप कितने सीरियस हो अपने प्रिपरेशन को लेके। जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, है ना, प्रिपरेशन टाइमिंग की तो बात ही छोड़ दो, प्रिपरेशन के लिए अगर सीरियस हो तो भाई देखना आप सक्सेस जरूर हो जाओगे, है ना। तो चलो अब जो है बातें हो गई हैं, मैंने आपको सारी जो है स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, सिर्फ आपको इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। तो चलो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और चलो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।